Hello. 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 आवाज आ रही है आप लोग? अस्सलाम वालेकुम सर जी, आवाज़ आ रही है सर। जी सही। देख के खाना से कोई क्लास हो रही है क्या? नहीं सर, अभी ख़त्म हुई उर्दू की क्लास। अच्छा, हो गई खत्म। जी सर। अच्छा जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा लास्ट टाइम आपको याद होगा एक डेरिवेशन मैंने आपको करवाई थी। उसका पीडीएफ उस वक्त मौजूद नहीं था, लेकिन आप लोगों ने उसको अपने रजिस्टर पे कर लिया था। इस वक्त वही पीडीएफ इस वक्त मौजूद है। एक नज़र डाल लें इस पे बस सिर्फ, फिर अपने अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। Derivation of Wien's combined formula and Rayleigh's formula by the Planck's energy density formula। एक शॉर्टर वेवलेंथ की प्रॉपर्टी के साथ था, एक लॉन्गर वेवलेंथ की प्रॉपर्टी के साथ था। इस वक्त आपके सामने फॉर शॉर्टर वेवलेंथ के प्लैंक्स के फॉर्मूले को की मदद से वीन्स कंबाइंड फॉर्मूला कैसे ड्राइव किया जाएगा। प्लैंक्स का फॉर्मूला ले लिया हमने, दिस वन। फिर इसको लिखा कि हम इस फॉर्मूले को लिखना चाहते हैं फॉर शॉर्टर वेवलेंथ, कि अगर ये फॉर्मूला इस प्रॉपर्टी को इसमें शामिल किया जाए, यानी लैम्डा टेंड्स टू शॉर्टर, कि लैम्डा की वैल्यू छोटी होती जाए, हर मर्तबा छोटी से छोटी वैल्यूज को प्लेस करें हम, तो क्या होगा। ये लैम्डा डिनोमिनेटर में आपको पता है, पहले भी बात कर चुके हैं हम। तो डिनोमिनेटर में होने की वजह से इस फ्रैक्शन की वैल्यू बढ़ जाएगी, क्योंकि लैम्डा फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन इंक्रीज हो जाएगी। तो एक्सपोनेंशियल की जो टोटल वैल्यूज है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगी।
यानी एक्सपोनेंशियल एच सी ओवर के लैम्डा टी विद द वेवलेंथ ऑफ शॉर्टर, इसकी वैल्यू बे इंतहा बड़ी होगी एज कंपेयर टू 1। चुनाचे यहाँ 1 नेग्लिजिबल हो जाता है। इस इक्वेशन में 1 इज नेग्लिजिबल किसके लिए? फॉर शॉर्टर वेवलेंथ। ठीक है, 1 नेग्लिजिबल कर दिया गया, यानी आपने 1 नहीं लिखा। अब इसमें 1 नहीं लिखा हुआ बिकॉज अब इक्वेशन में क्या प्रॉपर्टी शामिल हो गई कि हमने इसे शॉर्टर वेवलेंथ के लिए लिखा है। इस एक्सपोनेंशियल टर्म को ऊपर ले आए माइनस, क्योंकि जब ये फ्रैक्शन में ऊपर जाएगी तो फिर ये माइनस हो जाएगी। और इसी तरह हमने इसमें दो कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कर दिए कि इस इक्वेशन में 8 पाई एच और सी को C1 कह देंगे। यह है 8 पाई एच सी, लैम्डा वाली टर्म को छोड़ते हुए इसको C1 कह देंगे, और एच सी ओवर के को C2 कह देंगे। चुनाचे ये दोनों वैल्यूज जब मैंने इस इक्वेशन में रख दी तो E इक्वल टू C1 लैम्डा राइज टू पावर -5 एक्सपोनेंशियल माइनस C2 ओवर लैम्डा टी, क्योंकि ये सब कांस्टेंट हैं, ये कांस्टेंट हैं। इन्हें मैंने सबको एक ही कांस्टेंट C1 से रिप्लेस कर दिया, इन तीनों को मैंने एक ही कांस्टेंट C2 से रिप्लेस कर दिया। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ C1? दिस वन इज द वैल्यू ऑफ द C1 और ये C2 की वैल्यू है। इस तरह आप इस इक्वेशन को गौर से देखें तो आपको साफ पता चल जाएगा कि ये बिल्कुल वही इक्वेशन है जो हमने वीन्स कंबाइंड फॉर्मूले में डिस्कस की थी। अब फॉर लॉन्गर वेवलेंथ, यानी वीन्स कंबाइंड फॉर्मूला डिराइव हो गया आसान लफ्जों में। फॉर द लॉन्गर वेवलेंथ अब मैंने फिर दोबारा प्लैंक्स का फॉर्मूला लिया कि अब मैं इसको लॉन्गर वेवलेंथ के लिए लिखना चाहता हूँ। फॉर लॉन्गर वेवलेंथ यानी लैम्डा लॉन्गर की तरफ मूव कर रही है। इफ लैम्डा इज वेरिएबल देन वेरिएबल बिकम्स लॉन्गर, यानी उस वैल्यूज को हम बढ़ा रहे हैं, बढ़ रही है, हर दफ़ा बड़ी से बड़ी वेवलेंथ की बात करते हैं। तो ये बात बिल्कुल पहले वाले से ऑपोजिट हो जाएगी कि अगर लैम्डा नीचे है और लैम्डा की वैल्यू बढ़ रही है तो ये फ्रैक्शन कम हो जाएगी, स्मॉल हो जाएगी, और एक्सपोनेंशियल की वैल्यू तेज़ी से कम हो जाएगी। फॉर द स्मॉल वैल्यू ऑफ दिस वन यानी एक्सपोनेंशियल, इस पे मैंने टेलर मैक्लॉरिन सीरीज यूज़ की। किसकी? e⁻x की। ये हो सकता है आपने ड्राइव भी की हो कैलकुलस के अंदर कि अगर हमारे पास टेलर मैक्लॉरिन सीरीज डिराइव करने को आए कभी एक्स e⁻x यानी एक्सपोनेंशियल की पावर x हो तो ये इसके बराबर मिलती है 1 + x प्लस x² अपॉन 2 फैक्टोरियल x³ अपॉन 3 फैक्टोरियल। किसके लिए? फॉर x लेस देन 1, यानी x की वैल्यू बहुत कम हो तब। तो हम ये देखते हैं कि फॉर x लेस देन 1, वेरी लेस देन 1, ये इक्वेशन इस तरह भी लिखी जा सकती है क्योंकि ये टर्म बहुत छोटी हो जाती है। इसमें सबसे बड़ी टर्म 1 है, x खुद बहुत छोटी है, 1 में वो सम हो रही है, फिर x को स्क्वायर करेंगे तो मज़ीद छोटी हो जाएगी, और 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे तो नेग्लिजिबल। नेग्लिजिबल, ऑल अदर टर्म्स आर वेरी स्मॉल एंड नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू 1। चुनाचे हमने सिर्फ इसको 1 + x तक महदूद कर दिया। अगर x बराबर हो एच सी ओवर के लैम्डा टी के, जैसे कि मुझे चाहिए, तो इसकी वैल्यू रखने से आपको यानी ये मिल जाएगा e⁻x इक्वल टू 1 + x। अब प्लैंक्स के फॉर्मूले में मैंने एक्सपोनेंशियल इस जगह पर ये वैल्यू रख दी। फॉर लॉन्गर वेवलेंथ की प्रॉपर्टी शामिल हो गई, इसकी जगह ये आ गया, ये 1 प्लस का ये 1 माइनस का कैंसिल हो गया, ये इक्वेशन बच गई। और फिर मैं इस नीचे वाली फ्रैक्शन को जब ऊपर ले गया तो ये एच सी ओवर के लैम्डा टी बन गया के लैम्डा टी ओवर एच सी, एच सी से एच सी कैंसिल हो गया, और 8 पाई लैम्डा रेज़ टू पावर -4 के टी बच गया, क्योंकि लैम्डा की पावर 1
एंड लैम्डा की पावर -5। 5 माइनस का है, 1 प्लस का है, ये आपस में मिलके बन गए लैम्डा राइज टू पावर -4। और आपके पास फॉर द लॉन्गर वेवलेंथ इसकी शक्ल रेले जीन्स के फॉर्मूले जैसी आ गई, यानी द डेरिवेशन ऑफ द रेले जीन्स फॉर्मूला बन गया बाय यूजिंग प्लैंक्स फॉर्मूला। जबकि प्लैंक्स फॉर्मूले को हमने सिर्फ ये कहकर कि ये लॉन्गर वेवलेंथ के लिए लिख रहे हैं, उसमें मामूली सी चेंज की और उस लॉन्गर वेवलेंथ की प्रॉपर्टी शामिल हो जाने से हमें ये हासिल हो गया। तो ये लास्ट टाइम हम कर चुके थे, एक नज़र हमने इसको दोबारा डाल दिया है और अब हमारे पास स्टूडेंट तकरीबन 18 के करीब हो गए हैं, यानी जो हमारी क्लास की स्ट्रेंथ है तकरीबन रेगुलर वालों की वो पूरी हो गई है। तो हम इसको दोबारा शुरू करते हैं। चलें जनाब, प्लैंक्स हो गया, ब्लैक बॉडी रेडिएशन आपके सामने आ गई, फेलियर ऑफ क्लासिकल आ गया कि वो कोई फॉर्मूला बन ही नहीं पा रहा। प्लैंक साहब ने फॉर्मूला तो दे दिया, लेकिन इसके साथ जो पॉस्टुलेट्स दिए वो भी कुछ ऐसे नहीं थे कि उनको आसानी से तस्लीम कर लिया जाए। चुनांचे लोगों ने प्लैंक्स के फॉर्मूले को तस्लीम नहीं किया, प्लैंक्स की क्वांटम थ्योरी को तस्लीम नहीं किया। फॉर्मूला यूज़ करते रहें, सही है, लेकिन हम उसकी इस बात को तस्लीम नहीं करते कि एनर्जी डिस्क्रीट है। एनर्जी डिस्क्रीट यानी अलग-अलग हो जाने से, डिसकंटिन्यूअस हो जाने से पार्टिकल नेचर बन गई है। और पार्टिकल नेचर एनर्जी को कैसे तसव्वुर कर लें, जबकि हमारे पीछे 350 साल की मेहनत दरकार है, और सिर्फ मेहनत ही नहीं, एक्सपेरिमेंटल एविडेंस भी दरकार मौजूद हैं। यानी इंटरफेरेंस करवा रहे हैं हम लाइट से, यंग्स 1734, हम फ्रेजनल फ्राउनहोफर ने डायफ्रैक्शन और डायफ्रैक्शन पैटर्न हासिल किए हैं। मैक्सवेल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी भी उसी बेस के ऊपर है। इससे पहले, बहुत पहले, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ऑल द वे फिनोमेना तकरीबन कंप्लीट हो चुके हैं। अब कैसे मान लें कि भाई एनर्जी पार्टिकल नेचर रखती है, बड़े मसाइल पैदा हो जाएंगे पार्टिकल नेचर लेने से। और अगर इनसे कोई पूछते हैं हम कि भाई कोई सबूत तो दो, तो सबूत इनके पास है नहीं। चुनांचे प्लैंक्स की थ्योरी को, क्वांटम थ्योरी को बिल्कुल तस्लीम नहीं किया जा सकता एट दिस मोमेंट, यानी 1901। तो यहीं से हम स्टार्ट लेते हैं। द टाइम लाइन है ये छोटी सी। टाइम लाइन से मुराद होती है कि अब हमें जाना है 1918। 17 साल का तकरीबन 17-18 साल का वक्फा है बीच में। तो इसमें फ़िज़िक्स सो थोड़ी रही थी या खामोश थोड़ी हो गई थी, फ़िज़िक्स अपनी चल रही थी। तो जो फ़िज़िक्स चल रही थी उसमें मुख्तलिफ़ डायरेक्शंस में बहुत सारे काम हुए, लेकिन हम सिर्फ अपने मतलब के चंद काम यहाँ पर बयान कर रहे हैं बड़े बड़े, ताकि हम आगे जब बढ़े 1918 वाली मिसाल के ऊपर, तो अगर कोई टर्म हमारे पास नहीं आए तो हम समझ जाएं कि ये इस दौरान डिस्कवरीज हुई है। 1901, द प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी डिड नॉट एक्सेप्ट बाय द साइंटिस्ट ऑफ दैट एरा, यानी उस दौर के साइंटिस्ट ने इसको तस्लीम नहीं किया। क्यों नहीं तस्लीम किया? बिकॉज द थ्योरी गिव्स डिस्क्रीट नेचर ऑफ एनर्जी और पार्टिकल नेचर विद नो एक्सपेरिमेंटल एविडेंस। आगे बढ़ गए, 1905 आया तो उसमें सर जे थॉमसन ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया कैथोड रेस के हवाले से, और उन्होंने डिस्कवर किया एक पार्टिकल, फंडामेंटल पार्टिकल, हर चीज़ का बुनियादी जुज़ है, एंड दैट पार्टिकल इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन। इन्होंने इलेक्ट्रॉन, उसका चार्ज मास रेशियो, उसकी और बहुत सारी बातें, ये सब उन्होंने डिस्कस की। तो इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हो गया, और एट द सेम टाइम जब इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुआ तो पॉजिटिव रेज भी डिस्कवर हुई, ये ख्याल रहे, यानी उन्होंने प्रोटॉन्स को भी डिस्कवर किया। लेकिन हुआ क्या कि जे थॉमसन के इलेक्ट्रॉन डिस्कवर करने से एटॉमिक मॉडल में थोड़ा सा चेंज आया। क्या चेंज आया? इन 1905, उसी साल जब इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुआ, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर जो कि उस ज़माने में था प्लम पुडिंग मॉडल, ठीक है, द नेगेटिव चार्जेस को रिप्लेस कर दिया गया बाय द इलेक्ट्रॉन्स। अब वो नेगेटिव चार्जेस नहीं रहे, अब वो इलेक्ट्रॉन बन गए।
क्योंकि इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हो गया और उस पर माइनस चार्ज होता है, कैथोड रेज की सूरत में डिस्कवर हुआ, लेकिन वो वाली प्रॉपर्टी उसमें मौजूद थी, यानी प्लम पुडिंग मॉडल जैसी, कि मास इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, रिप्लेस बाय इलेक्ट्रॉन विच आर स्टेशनरी, जो कि स्टेशनरी हैं, बैठे हुए हैं, साकिन है कहाँ, ऑन द पॉजिटिव चार्ज मास। वही सारा मॉडल है जो ग्रीक्स का था। तो जे थॉमसन ने बस सिर्फ इतना काम किया कि नेगेटिव चार्जेस को इलेक्ट्रॉन कह दिया। ये टाइम भी गुजर गया। 1907 में एक बहुत बड़ा चेंज आया। रदरफोर्ड ने रिफ्यूज कर दिया एटॉमिक मॉडल। उसने कहा नहीं भाई, जो एटॉमिक मॉडल आप इस वक्त लेके चल रहे हैं वो गलत है। रदरफोर्ड रिफ्यूज्ड एटॉमिक मॉडल बाय डाल्टन और जे थॉमसन वाला, दोनों का, ड्यू टू द इनफाइनाइट बाइंडिंग फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिटिव चार्ज मास। उसने कहा ये तो इलेक्ट्रॉन अगर बैठा हुआ है पॉजिटिव के ऊपर तो इनके दरमियान इतनी स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग फोर्स होगी कि इलेक्ट्रॉन को एटम से, यानी उसके पॉजिटिव मास से सेपरेट करना नामुमकिन है। और इसके बरक्स हम इलेक्ट्रॉनों को फ्रिक्शन के जरिए भी इधर से उधर ले जा रहे हैं, हीट दे के भी ले जा रहे हैं, तो ये कैसे मुमकिन है? ये तो गलत मॉडल है। तो रदरफोर्ड ने 1911 में कंप्लीट कर ली थी अपनी ये बात। उससे बीच में कुछ एक्सपेरिमेंट किए। द रदरफोर्ड gave an atomic model, उसने एक एटॉमिक मॉडल दिया नया, in which electron moves in a circular path around the central part of the atom called nucleus। कि इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, वहां बैठे हुए नहीं है, बल्कि वो कहता है कि ये पॉजिटिव चार्ज मास के गिर्द मूव कर रहे हैं, और वो जो सेंट्रल पार्ट बाद में न्यूक्लियस कहलाया, आज भी मौजूद है। कैसे किया उसने ये सब कुछ? बाय परफॉर्म एन अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग बाय द गोल्ड फॉइल मेथड। गोल्ड फॉइल के जरिए, गोल्ड फॉइल पे अल्फा पार्टिकल की बम्बार्टमेंट और उनकी स्कैटरिंग के जरिए उसने ये मॉडल दिया था। 1911 से 1917 तक ये बहस चलती रही। इसमें रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में कुछ खामियां भी आई, लोगों ने उसको अप्रिशिएट भी किया, लेकिन जब कुछ खामियां आई तो रदरफोर्ड उनका जवाब नहीं दे सका। उन खामियों को हम बाद में बात करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर के चैप्टर में। ये तो सिर्फ मैंने आपको टाइमलाइन बताई है। अब जब हम 1918 पे पहुंचते हैं तो इसका मतलब ये है कि ये काम हो चुके हैं, यानी अब इलेक्ट्रॉन हमारे लिए कोई नई चीज़ नहीं है। इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है। रदरफोर्ड के मुताबिक एटम की शक्ल वैसी नहीं है जैसे कि हम उस वक्त तस्वुर कर रहे थे जब प्लैंक्स की बातें हो रही थी और प्लैंक्स ने फॉर्मूला दिया था। नहीं, प्लैंक्स को इलेक्ट्रॉन का नहीं पता था, प्लैंक्स को प्रोटॉन का नहीं पता था। प्लैंक्स बेचारा उस ज़माने में ज़िंदा था जिस ज़माने में, यानी अभी भी ज़िंदा है, जिस ज़माने में उसने ये सारी थ्योरीज दी थी, उस वक्त ये सब चीज़ें नहीं थी। लेकिन अब 1918 में हम दाखिल हो रहे हैं, और इन 1918 क्या होता है, अब वापस हम अपनी टाइमलाइन को छोड़ के 1918 पे रुकते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बहुत पढ़ा होगा आपने इससे पहले भी, नई चीज़ नहीं है आपके लिए। लेकिन मार्केबल किस्म का एक्सपेरिमेंट था, क्लासिकल थ्योरी का। अभी क्लासिकल थ्योरी चल रही है, ख्याल रखिएगा, ख़त्म नहीं हुई है। फेलियर आ गया है उसका कि वो बयान नहीं कर रहा था, लेकिन उसकी बात को, प्लैंक्स की बात को तस्लीम नहीं किया था हमने कहा नहीं, एनर्जी नेचर डिस्क्रीट्स नहीं हो सकती। अब उसका एक्सपेरिमेंटल एविडेंस 18 साल बाद मिल रहा है। In 1918 scientists perform an experiment। कर कुछ और रहे थे, उसकी डिटेल में मैं नहीं जा रहा। तो उन्होंने क्या देखा कि उस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने एक अजीबोगरीब किस्म की बात देखी। आइए ज़रा उसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप देखिए। एक ग्लास ट्यूब है, डिस्चार्ज ट्यूब भी कहते हैं। इसमें अमूमन गैस भरी होती थी मुख्तलिफ प्रेशर पे, लेकिन जब इस एक्सपेरिमेंट को मज़ीद आगे बढ़ाने की कोशिश की तो इसमें से गैस वैस सब निकाल दी गई, वैक्यूम बना दिया गया। हम जिस वक्त ये फिगर देख रहे हैं उसमें इसको वैक्यूम तस्वुर कर रहे हैं। इस ग्लास डिस्चार्ज ट्यूब या ग्लास ट्यूब के अंदर दो इलेक्ट्रोड्स हैं।
एक को कैथोड प्लेट कहा गया है, एक को एनोड प्लेट कहा गया है। लेफ्ट राइट नजर आ रहे हैं। दिस वन इज अ कैथोड क्योंकि ये बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है। ये एनोड क्योंकि ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है। एक एमीटर लगा हुआ है, एक वोल्ट मीटर लगा हुआ है। प्रैक्टिकल कुछ और हो रहा था, मैं उसकी डिटेल में नहीं जा रहा, लेकिन क्या बात नोट करने के काबिल थी। सब यहाँ पर पोटेंशियल की एक खास वैल्यू दी हुई है, कुछ नहीं हो रहा। और हमारे पास माइक बंद करें नीला। और इस कैथोड प्लेट के ऊपर जो नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, लाइट इंसिडेंट हुई। लाइट एनर्जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, रेडिएशन। और जब मैं कहता हूं लाइट, तो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसीज वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। पुरानी बात हो गई हमारे लिए। तो क्या नोट किया हमने कि ये एमीटर करंट शो कर रहा है। अजीबोगरीब किस्म की डिस्कवरी थी। लाइट से करंट, ये कैसे? फिर उन्होंने इसको लाइट को बाकायदा इसके ऊपर इंसिडेंट करके एक्सपेरिमेंट नोट करने की कोशिश की, पोटेंशियल को ज़ीरो कर दिया और फिर देखा तो पता चला कि करंट मामूली मिकदार में मिल रहा है। लाइट इंसिडेंट करने से करंट, लाइट इज एनर्जी। करंट अब पता चल चुका है कि इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है। इलेक्ट्रॉन्स इस मेटल से बाहर आ रहे हैं, किस वजह से? लाइट की वजह से। लाइट डालना बंद कर दें, करंट सिफर हो जाएगा। लाइट डालना शुरू कर दें, करंट फिर मिलने लगेगा। क्या मतलब हुआ कि लाइट की वजह से, एनर्जी की वजह से इलेक्ट्रॉन्स मेटल से बाहर आ रहे हैं। ये क्या बात हुई? क्लासिकल फिजिक्स कहती थी कि फिजिक्स में मैटर एनर्जी को डिस्कस तो करते हैं, लेकिन इनका आपस में कोई ताल्लुक नहीं। बस इतना ही ताल्लुक है कि इंफ्रारेड जो होती है उसको एब्जॉर्ब करते हैं और काइनेटिक एनर्जी बढ़ाते हैं, इतना तो पता था। लेकिन लाइट से इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहे हैं, ये जरा अजीबोगरीब डिस्कवरी है। चुनाचे इसको बहुत तरीकों से किया गया एक्सपेरिमेंट को, और बिलाखिर इसको एक नाम दिया गया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो से मुराद यहाँ लाइट है और इलेक्ट्रॉन्स के साथ उसका इंटरएक्शन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहलाया। क्या डेफिनेशन देंगे हम? द इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द metal surface. The emission of electrons from the metal surface due to light. लाइट ना गए और electromagnetic waves of a particular frequency. किसी खास फ्रीक्वेंसी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का इंसिडेंट होना, लाइट का लफ्ज ना यूज करें तो सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऑफ a particular frequency भी कह सकते हैं, is called photoelectric effect. इसे photoelectric effect कहा गया। And the emitted electrons are said to be photoelectrons. और जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन ही होता है, लेकिन इस फिनोमेना में निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स को फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहा गया। फोटो इलेक्ट्रॉन्स सिर्फ एक्सपेरिमेंट की तवज्जुह से कहा गया फोटो इलेक्ट्रॉन, वरना इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन ही होते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि फोटो इलेक्ट्रॉन कुछ इलेक्ट्रॉनों से अलग होते होंगे, नहीं, वही चीज है। तो सर ये कैसे निकल गए? आते हैं अभी उस तरफ, यही बात तो बतानी है कि कैसे निकल गए। यही तो उस जमाने के लोगों के लिए बड़ी अजीब अजीब बात थी कि ये कैसे निकल गए। सही है, वेव को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, एनर्जी बढ़ जाती है, लेकिन
ये क्या हुआ कि मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया। क्लासिकल थ्योरी से एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, नहीं हो रही है एक्सप्लेन, तो फिर देखते हैं कि ये कैसे बात बनती है। यही हमारे एक्सपेरिमेंट का अगला स्टेप है। थैंक यू सर, थैंक यू। हमने कुछ ऑब्जर्वेशंस ली। एक्सपेरिमेंट तो अंदाज़ा हो गया कि ये सब कुछ लाइट की वजह से हो रहा है। कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, इसकी एक्सप्लेनेशन देने से पहले इसे कुछ मुख्तलिफ अंदाज से कुछ ऑब्जर्वेशंस ली। बहुत बड़ी तादाद है ऑब्जर्वेशंस की, लेकिन मैं यहाँ पर सिर्फ 4 ऑब्जर्वेशंस डिस्कस कर रहा हूँ। 4 ऑब्जर्वेशंस जो एक्सपेरिमेंट से हमने हासिल की, क्या थी, एक एक करके उनको समझते जाइए और फिर हम उन्हें एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे कि ये कैसे मुमकिन है, और फिर ये देखेंगे कि इनको कैसे एक्सप्लेन किया जा सकता है। क्या थी वो 4 हमारे पास? पहली ऑब्जर्वेशन, some important observations are collected from this experiment which are following. पहली ऑब्जर्वेशन जो बड़ी अजीबोगरीब थी वो क्या थी? There is a minimum frequency exist for emission of electrons from the metal surface. क्या ऑब्जर्व किया कि एक मखसूस फ्रीक्वेंसी का होना बहुत ज़रूरी है किसी भी मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉनों के इमिशन के लिए। क्या किया होगा? डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की लाइट डाली होगी, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डाली होगी, और देखा होगा कि करंट मिल रहा है नहीं मिल रहा, यानी इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं या नहीं निकल रहे। हम इलेक्ट्रॉनों को तो नहीं देख सकते, हमें कैसे पता चलेगा? एमीटर में करंट से पता चलेगा। करंट है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे हैं वहां तक, करंट नहीं है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंच रहे हैं वहां तक, नहीं निकले इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन निकलने के लिए क्या जरूरी हुआ? अ मिनिमम फ्रीक्वेंसी। अगर उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इंसिडेंट करते हैं, लाइट इंसिडेंट करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलते, लेकिन एक ख़ास फ्रीक्वेंसी पे निकलने लगते हैं और फिर उसके बाद तमाम फ्रीक्वेंसीज पे निकलते हैं। तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी होना बहुत ज़रूरी है, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहलाती है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट से जाहिर करते हैं, और ये फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है किस पर? इलेक्ट्रोड की नेचर पर, यानी नेचर ऑफ द मेटल ऑफ इलेक्ट्रोड, कि वो कैथोड बना हुआ किस मेटल का है, कॉपर का है, सोडियम का है, सिल्वर का है, गोल्ड का है, किस चीज़ का है। इस पर डिपेंड करता है कि हम इस पे कितनी कम से कम फ्रीक्वेंसी से इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। आप इसको इस तरह समझें, जैसे मैंने आपको विजिबल में बताया हुआ है कि सबसे कम फ्रीक्वेंसी रेड कलर की होती है, उसके बाद ऑरेंज फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, येलो की और बढ़ जाती है, ग्रीन की और बढ़ जाती है, ब्लू की और बढ़ जाएगी, इंडिगो और बढ़ जाएगी, और अल्ट्रा वायलेट की और बढ़ जाएगी। यानी इस तरह फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। फ़र्ज़ कीजिए कि मैंने रेड लाइट डाली, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं निकला, कोई करंट नहीं मिला। फिर मैंने ऑरेंज डाली, नहीं मिला, फिर कोई करंट नहीं मिला, फिर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं निकला, इसका मतलब। लेकिन जैसे ही मैंने येलो डाली, इलेक्ट्रॉन निकलने लगे। तो येलो से कम डालने पर इलेक्ट्रॉन नहीं निकल रहे, और येलो से ज़्यादा डालने पे या येलो डालने पर इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। तो मेरे लिए येलो कलर की जो फ्रीक्वेंसी हुई वो बन गई थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब ये मैंने कौन सा मेटल लगाया हुआ है? कोई मखसूस मेटल लगाया हुआ है, तो उसके लिए येलो क्या बन गई? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। मैंने मेटल चेंज कर दिया, अब पता चला कि येलो थ्रेशोल्ड नहीं है, मेटल थोड़ी सी डिफरेंट रख दी, पता चला येलो पे भी नहीं निकले। अब किस पे निकल रहे हैं? अब ग्रीन पे निकल रहे हैं। अब ग्रीन से कम डालता हूँ, येलो डालता हूँ, तो भी नहीं निकलते।
और ग्रीन से ज़्यादा डालता हूँ तो निकलते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब इस मेटल के लिए जो मैंने नई लगाई है इसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ग्रीन वाली हुई। तो ये सारी सूरत हाल कि फ्रीक्वेंसी जो है वो डिपेंड कर रही है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी डिपेंड कर रही है मेटल की नेचर पर। ये पहली ऑब्जर्वेशन थी। अब फ्रीक्वेंसी का तस्करा जब यहाँ आया तो क्लासिकल थ्योरी खामोश है, वो मैं और आगे बताता हूँ अभी आपको। अभी सेकंड देखते हैं। सेकंड क्या है कि अगर हम जो भी लाइट डाल रहे हैं, जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इंसिडेंट कर रहे हैं, अगर उसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से कम है, if the frequency of incident radiation is less than the threshold frequency nu less than nu naught, कम है, तो कोई फोटो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। जैसे अभी बात की हमने, थ्रेशोल्ड होना जरूरी है, सही है, लेकिन मैंने थ्रेशोल्ड से कम फ्रीक्वेंसी की लाइट डाली, इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। अभी बात की हमने, नहीं निकलेगा, मिनिमम फ्रीक्वेंसी होना जरूरी है, और मैं डाल रहा हूँ मिनिमम फ्रीक्वेंसी से कम की, तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा चाहे। however, incident radiation has very strong magnitude, कि जो रेडिएशन है उसकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है। जी सर अगर हम सोर्स जो है ना लाइट अगर वो बढ़ा दे तो फिर जो है ना कलर जो है हमने जो है ना ग्रीन रखा हुआ है और लाइट सोर्स जो है ना वो हम बढ़ा दे तो फिर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का बराबर हो सकता है कि नहीं, अगर हम लाइट मजीद ज्यादा बढ़ाते जाए? लाइट बढ़ाने से क्या मुराद है आपकी? तो लाइट बढ़ाने से मेरा मुराद ये है कि वहां पर जो है ना पुठान ज्यादा होंगे। जब आप लाइट बढ़ाते हो तो मेरे ख्याल में पुठान जो है ना ज्यादा होंगे, तो इस बात को फ्रीक्वेंसी इस बात को हम इंटेंसिटी कह रहे हैं। यस सर, यस। जिस चीज को आप लाइट बढ़ाने की बात कर रहे हैं उस चीज को हम इंटेंसिटी कह रहे हैं। जैसे आपने कहा फोटोन ज्यादा होंगे, अभी मैं बात कर रहा हूँ क्लासिकल हवाले से। इंटेंसिटी यस बढ़ाने का मतलब क्या है कि मैंने एक 40 वाट का बल्ब जलाया, यस तो ये आम बल्ब, एक 40 वाट का, एक 60 वाट का, एक 100 वाट का, इन तीनों में क्या फ़र्क है? इनमें इंटेंसिटी का फ़र्क है, बकौल आपके लाइट बढ़ाई गई है, जी सर। लेकिन सबकी फ्रीक्वेंसी सेम है, ये ख्याल अच्छा रखें। सर, अच्छा अच्छा, चलो फिर से। हाँ, सिर्फ इंटेंसिटी बढ़ी है, यानी पर यूनिट एरिया पर सेकंड ज़्यादा एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है, लेकिन एनर्जी जो ट्रांसफ़र हो रही है उन सब की नेचर एक जैसी है, यानी फ्रीक्वेंसी सेम है। थैंक यू 1000 सर। वाट का भी लगा दूं तो बहुत यानी ज़्यादा उसका हो जाएगी। फ्रीक्वेंसी सेम। हाँ, बहुत ज़्यादा लाइट हो जाएगी, आसान लफ्ज़ों में इंटेंसिटी बेइंतहा हो जाएगी, आपको हीट अप सी भी महसूस होगी बल्ब के करीब, लेकिन इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे। थैंक यू सर। क्यों नहीं निकले? थ्रेशोल्ड से कम फ्रीक्वेंसी थी, लेकिन इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा थी। जी बता दो, यही होती है ना, सावन मार्च होती है ना, फौरन की तारीख होती है, पक्की बात। जी, तो ये बड़ी अजीब बात थी, ठीक है, यानी उनके लिए ये बड़ी अजीब बात थी। क्लासिकल थ्योरी के मुताबिक, जैसे आपके जहन में बात आई कि इंटेंसिटी ज़्यादा होने से ज़्यादा एनर्जी जा रही है मेटल को, तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकलने चाहिए, वहाँ तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं निकल रहा। इतनी ज़्यादा एनर्जी देने के बावजूद इलेक्ट्रॉन नहीं निकल रहा, इतनी ज़्यादा इंटेंसिटी होने के बावजूद कोई इलेक्ट्रॉन नहीं निकल रहा। बस एक मामूली सी बात थी उसमें कि फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से कम थी, और यही हमारी ऑब्जर्वेशन है कि ये क्या बात हो रही है भाई कि फ्रीक्वेंसी अगर कम भी है तो क्या हुआ, एनर्जी तो बेइंतहा दे रहे हैं हम। क्लासिकल थ्योरी के मुताबिक ये अजीब व गरीब बात है जिसे क्लासिकल वाले एक्सप्लेन नहीं कर सकते। उसकी रीज़न ये है कि क्लासिकल के पास एनर्जी का फ्रीक्वेंसी के साथ कोई रिलेशन ही नहीं है।
इंटेंसिटी का फ्रीक्वेंसी से कोई रिलेशन ही नहीं है उनके पास। ये क्लासिकल थ्योरी की सबसे इंपॉर्टेंट बात थी। थर्ड, इसका उलट हो गया। अब क्या कर रहे हैं, अब फ्रीक्वेंसी जो है इंसिडेंट रेडिएशन की वो ज्यादा है, किससे, थ्रेशोल्ड से ज्यादा है। अभी हमने बात की इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, बिल्कुल निकले, फोटो इलेक्ट्रॉन इमिट्स इमीडिएटली, फौरन निकल गए और इंस्टेंटेनियसली, फौरी तौर पे निकल गए फ्रॉम द मेटल सरफेस, करंट मिल गया, चाहे इंटेंसिटी कितनी ही कम क्यों ना हो। इंसिडेंट रेडिएशन हैज वेरी वीक मैग्नीट्यूड, यानी मैंने बहुत ही मामूली सी लाइट डाली, कम लाइट डाली आपके नजदीक, यानी इंटेंसिटी बेइंतहा कम है, 10 वाट का बल्ब लगा दिया, लेकिन इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। ये भी क्लासिकल थ्योरी के बिल्कुल ऑपोजिट बात हो रही है। यानी इतनी मामूली एनर्जी और इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। बस फर्क सिर्फ यह है कि फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से ज्यादा है। फिर खामोश, क्लासिकल के पास फ्रीक्वेंसी का इंटेंसिटी से, एनर्जी से रिलेशन ही नहीं है कोई, वो क्या कहें, खामोश है। यहाँ पर ये चारों ऐसे ही लिए गए, जो क्लासिकल थ्योरी के लिए बिल्कुल समझ लें कि जहर कातिल बन गए। हर चीज में फ्रीक्वेंसी, हर चीज में फ्रीक्वेंसी, वो कहते हैं ये क्या मामला है यार। फोर्थ, यानी 2 और 3 एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। वहां बे इंतहा इंटेंसिटी की लाइट डाल रहे हैं, लेकिन फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से कम एनर्जी, इलेक्ट्रॉन नहीं निकल रहे। यहाँ बे इंतहा मामूली, कमजोर, हल्की लाइट डाल रहे हैं, इंटेंसिटी कम है, लेकिन फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन फौरन बाहर आ रहे हैं। फोर क्लासिकल का मतलब क्या आ गई, फ्रीक्वेंसी हमने ज्यादा ही रखी हुई है थ्रेशोल्ड से, तो इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे। हाँ बिल्कुल थे, बहुत वीक लाइट पे भी इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे, लेकिन अब हमने इंटेंसिटी को बढ़ाना शुरू कर दिया। सही है, कम लाइट से ज्यादा लाइट की तरफ जाने लगे, इंटेंसिटी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाने लगे, तो क्या देखा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकलते हैं, यानी उनकी तादाद, यानी करंट का मैग्नीट्यूड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है किसके, इंटेंसिटी के, कि जितनी मैं इंटेंसिटी बढ़ा रहा हूँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन शर्त क्या है, फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से ज्यादा हो। If the frequency of incident radiation is greater than the threshold frequency, then the number of emitted photoelectrons are directly proportional to the intensity of radiation, कि रेडिएशन की इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोपोर्शनल इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, जबकि फ्रीक्वेंसी को थ्रेशोल्ड से ज्यादा होना जरूरी है। अब एक ही लफ्ज यहाँ पर मैंने लिखा है सर। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि जब आपने थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा रखी, तो फिर लाइट पे डिपेंड करता है, अगर आप जितना लाइट बढ़ाते हो तो उतना इलेक्ट्रॉन ज्यादा मिलेगा। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे ही बात हुई। तो ये क्लासिकल के मतलब की बात आ गई, जबकि इससे पहले जितने हैं क्लासिकल के मतलब में नहीं आ रहे, वो अजीबो गरीब बात हो रही है। क्यों भाई फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से ज़्यादा क्यों होनी चाहिए, क्लासिकल एक्सप्लेन नहीं कर सकी इस बात को। अब मैंने चंद लाइनें लिखी हैं। द क्लासिकल थ्योरी ऑफ रेडिएशन कैन नॉट एक्सप्लेन above all observation because in classical wave theory there is no relation between frequency and intensity, कोई है ही नहीं रिलेशन उनके पास। बट अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल थ्योरी, क्लासिकल थ्योरी में इंटेंसिटी किस पे डिपेंड करती है, वो कहते हैं कि किसी वेव के एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी पे नहीं। उनके नज़दीक एम्पलीट्यूड का स्क्वायर इंटेंसिटी होता है। एम्पलीट्यूड यानी किसी वेव का कितना ऊपर और कितना नीचे तक जाती है, वो मैक्सिमम, उसका डिस्प्लेसमेंट, वेव की पीक वैल्यू, उसे एम्पलीट्यूड कहते हैं। एम्पलीट्यूड का स्क्वायर इंटेंसिटी के बराबर होता है। तो वहां पर तो ये सूरत हाल है। अच्छा, आपकी दूसरी क्लास कब है? अरे
इसलिए कि ये टाइम ख़त्म हो रहा है, इसका आखिरी मिनट चल रहा है। शायद मैथ का होगा सर। कब है?